अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हमने जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये, और इसका नाम है स्टिक्योमेट्री। आप इसको किसी तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हो, स्टिक्योमेट्री, स्टिशियोमेट्री पहले बोला जाता था। मैं स्टिक्योमेट्री इसको कहती हूँ, आप स्टिशियोमेट्री कह सकते हो, जो भी आपको विजिबल है। प्रोनाउंसिएशन वर्ड की जो है वो डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए किसी को। तो लेट स्टार्ट कि हम अपना स्टिक्योमेट्री जो है वो कवर करते हैं इस टॉपिक को, कि इसमें हम हमारी नॉलेज में कैसे इजाफा होगा, हम इसको क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और स्टिक्योमेट्री है क्या बेसिकली। क्योंकि कभी भी कोई अगर नया कॉन्सेप्ट होता है ना, तो उसको नाम अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक पहले से ही आ जाए कि आपने उसके बारे में आप फर्स्ट टाइम उसकी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है कि हमने ये जो है वो टर्म नॉलेज पहली बार देखी है, ये पहली बार सुनी है, तो हम इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। तो कभी भी किसी टॉपिक को, खासतौर पर केमिस्ट्री के टॉपिक को, जो कि बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आप लोग क्या किया करो, इसको एज अ बर्डन नहीं लिया करो, या फिर बहुत मुश्किल अगर आपने पहले से माइंड में बैठा लिया कि केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है एंड ऑल दैट, तो फिर तो जो है वो क्लियर नहीं हो सकती ना चीज़ें। तो अगर आपने इसको क्लियर अप करना ही है, तो इस तरह से किया करो, बिल्कुल लाइट मोड में, कि हाँ स्टिक्योमेट्री है तो कुछ नया टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। तो आपकी नॉलेज में जो है वो इजाफा होने जा रहा है, इन्हांस होने जा रहा है आपका नॉलेज। तो ये एक अच्छी चीज़ ही है, बजाय इसके कि आप अपने माइंड पे प्रेशर जो है वो क्रिएट करते रहो कि इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी बुक है और इतने सारे चैप्टर्स हैं, उसमें से ये भी एक टॉपिक है, ये क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर आपने केमिस्ट्री के फर्दर लेवल्स में जाना है, या फिर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इसमें पास होना है, तो आपको बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और ये मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो बताया जाए, बजाय इसके कि बुक से, जैसे कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स पर भी होता है, ज़्यादा टीचर्स भी यही मेथड फॉलो करते हैं कि वो वर्ड टू वर्ड जो है वो रीडिंग करवाएंगे और साथ में भी बताएंगे कि जी इसका ये मतलब है, और उसी को जो है बच्चे रट्टा मारेंगे, उतना ही पेपर में लिख के आ जाएंगे, और उससे जो है हम मार्क्स गेन करेंगे। उसके बाद भी वो क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे अपने नेक्स्ट, वो भी किसी इंस्टीट्यूट में जाकर इस तरह से बच्चों को रट्टा लगवा रहे होंगे, और जिससे जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं होगी। अगर आपसे कोई वैसे पूछ ले व्हाट इज़ केमिस्ट्री या व्हाट इज़ स्टिक्योमेट्री, तो क्या बताओगे। हमारे टीचर ने हमें लाइन बाय लाइन बताया है, तो हम तो वैसे ही बताएंगे आपको। तो दिस इज़ नॉट द राइट मेथड। तो मैं आपको जो है उसको बताती हूँ, स्टिक्योमेट्री क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है, बिल्कुल जैसे अगर आप कोई स्टोरी सुनते हो तो आपके माइंड में वो बैठ जाती है। एक स्टोरी अगर नरेट करे कोई आपके सामने, तो आपके माइंड में वो बैठ जाती है लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक, इवन कि आप किसी को भी सुना भी सकते हो। और अगर आपको इसी तरह से कॉन्सेप्ट बताए जाएँ, स्टिक्योमेट्री उसको एज अ स्टोरी नरेट कर दिया जाए यहाँ पे, तो वो आपको नहीं भूलेगा, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि रट्टा जो है वो जल्दी से भूल जाता है। तो लेट्स स्टार्ट स्टिक्योमेट्री। बेसिकली स्टिक्योमेट्री क्या है, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। क्या रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब हमने 10th केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करके आ गए हैं। आई होप कि आपने वो लेक्चर जो है वो अटेंड किए हैं, अपने नोट्स भी लिए हुए हैं, और आपको इनके बारे में पहले से ही नॉलेज है। अगर नहीं भी है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ, वो ये कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रिएक्टेंट क्या होती हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो कि आपस में रिएक्ट करके आपस में जो है वो कोई ना कोई प्रोसेस करके, तो हमें जो है वो हमारा एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट देती हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ही कहते हैं केमिस्ट्री में भी। तो रिएक्टेंट्स जो कि आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें जो है हमारी एक प्रोडक्ट देते हैं जो कि हमें डिज़ायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कॉमन लाइफ से एग्जांपल ली जाए, तो अगर कुकिंग है, ओके, तो उसमें आप लोग अगर कोई डिश प्रिपेयर करने के बारे में आपने प्लान किया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस डिश से रिलेटेड सारे का सारा मटेरियल इकट्ठा करोगे। फॉर एग्जांपल अगर चाय बनानी है, कुकिंग में आती नहीं ये चीज़, तो चाय अगर बनानी है तो उसके लिए हमें दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, और कुछ लोग नमक भी डालते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद फिर आप लोग एक डेफिनेट टाइम पे सबसे पहले आपने, कुछ लोग जो है वो पानी पहले डालते हैं, पहले जो है वो उसका
कॉफ़ी बना ली जाती है, फिर उसमें दूध डाला जाता है ना ब्लैक कॉफ़ी के अंदर। लेकिन कुछ लोग जो है पहले दूध डालते हैं, साथ में चीनी पत्ती डाल के सारा कुछ जो है वो साथ में ही कर लेते हैं। तो स्टेप है ना, पहले कुछ रिएक्टेंट्स है, यानी कि चाय बनने से पहले चीनी पत्ती और ये जो दूध है, सारे के सारे क्या है, रिएक्टेंट्स। और बाद में क्या बन गई, जो आपकी चाय बन गई, वो क्या है, प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गई। ओके, तो इसी तरह से स्टिक्योमेट्री के अंदर भी यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि कुछ कोई ना दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें जो है हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट दे देंगे। तो इसको कहा जाता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। उसके बाद हम स्टिक्योमेट्री की बात कर रहे थे, तो काफ़ी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एक बार फिर से। तो स्टिक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी की बेस पे। क्वांटिटी मतलब कि 1 है, 2 है या 3 है। आपके रिएक्टेंट 1 है, 2 है या 3 है, या और उसी के लिहाज से आपके प्रोडक्ट 1 है, 2 या 3 हैं, तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो इसको कहा जाता है स्टिक्योमेट्री, जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हमें बताती है इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और भी कंडीशन है यहाँ पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर 2 रिएक्टेंट है तो 2 प्रोडक्ट्स, यानी कि दोनों से मिलके जो है वो हमें एक प्रोडक्ट मिल रही हो, वो चीज़ बैलेंस्ड में आएगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ हैं उतने ही उस तरफ भी हों, तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। या फिर इस तरह से जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उसी से उन दोनों से ही मिलके जो हमें हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट मिलती है, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टिक्योमेट्रिक अजम्पशन क्या है, अमाउंट्स क्या है। जैसे अगर हम सबसे पहले अमाउंट्स को देखें, पहले पॉइंट पे हमारे पास अमाउंट्स आती हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके H2O बना रहे हैं, सही। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे 2, ऑक्सीजन 2 हो गई। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये हो गया है कि हाइड्रोजन 4 हो गई है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री में, आई थिंक लास्ट चैप्टर में, सेकेंड लास्ट चैप्टर या लास्ट चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो इसको यहाँ पे 2 लगा दिया, ये हमारी अब इक्वेशन हो गया बैलेंस, सही। तो इसकी अमाउंट क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन कितने मोल है, 2 मोल है, और ऑक्सीजन कितने मोल है, 1 मोल है, और ये वाटर कितने मोल है, ये 2 मोल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके एक हमें प्रोडक्ट मिल गया है, तो हम इसको 1 जो है यहाँ पे 2 मोल क्यों कह रहे हैं और इसको 1 मोल क्यों कह रहे हैं। इसके स्टार्ट पे जो 2 है और इसके स्टार्ट पे जो 2 है, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। इसके स्टार्ट पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, तो ये 1 मोल है। ओके, तो यहाँ पे इसका मैथ क्या हो जाएगा, जब ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मैथ क्या बनेगा, 4 ग्राम पर मोल या 4 ग्राम। ऑक्सीजन का मैथ, एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या है, इसका 2 ऑक्सीजन है तो इसका मैथ क्या होगा, 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन आइटम्स का मैथ कितना हो गया, 32 ग्राम। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ये 4 हो गए, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही है। ओके, तो 2 ऑक्सीजन कितना मैथ हो गया, वही 32, और साथ में ये 32 के अंदर ये 4 और मिला दो, ये 2 और ये 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, 4 प्लस 32 36 है, 36 ग्राम। ये हो गया हमारे पास क्या, क्वांटिटेटिव रिलेशन आ गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। ये आ गया रिलेशनशिप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्वांटिटेटिव के रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास अमाउंट्स आ गई, दूसरे स्टेप के अंदर क्या है, अजम्पशंस।
assumption मतलब कि अंदाज़ा लगाया जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट्स, सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं। और उसके अलावा दूसरे assumption क्या है कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा होता। नो साइड रिएक्शन, कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा होता। दो assumptions हैं इस हमारे स्टिक्योमेट्रिक प्रोसेस की। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट पे क्या आ जाता है, रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स हमारे पास कौन से हैं, मैस मैस रिलेशनशिप है, उसके अलावा मैस मोल रिलेशनशिप है, उसके अलावा मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है, यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप, मैस मैस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है, उसमें अगर एक सब्सटेंस का मैस अगर आपको पता है तो दूसरे का आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मैस वॉल्यूम सिचुएशन है, अगर आपके पास मैस मोल रिलेशनशिप है, तो अगर आपको एक सब्सटेंस का मैस पता है ना, तो दूसरे सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह अगर मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप है, आपको एक बैलेंस केमिकल रिलेशन शो हो रहा, तो उसमें अगर एक सब्सटेंस का आपको मैस पता है तो दूसरे का वॉल्यूम आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर मोल मोल भी इसी तरह से, अगर एक के नंबर ऑफ मोल्स पता है सब्सटेंस के, दूसरे के आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद फिर वो हमें कहता है कि assumptions में नो साइड रिएक्शन, और वो कहता है कि assumptions में ये भी बात आती है कि ये जो हमारा स्टिक्योमेट्रिक प्रोसेस है, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो चल रहा होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं। और जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है और डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं वो वही एलिमेंट्स मिलके जो है वो कंपाउंड के अंदर मौजूद होंगे एक फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी उनका जो है वो एक पर्टिकुलर वेट होगा, फिक्स प्रोपोर्शन होगा, एक फिक्स्ड रेशो होगी उन एलिमेंट्स की एक प्रोडक्ट के अंदर। सही। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि केमिकल इक्वेशन क्या है, या हाँ जी, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये आपको बैलेंस करने से पहले बता देना चाहिए था। केमिकल इक्वेशन बेसिकली ये एक तरह की स्टेटमेंट है। ओके, ये क्या है, एक तरह की स्टेटमेंट है जिसमें हम सिंबल्स को और साथ में जो है उसकी केमिकल स्पीशीज़ को, केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं। सही, जिसमें हम लोग जो है वो सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज डिस्क्राइब करते हैं या फिर लिखते हैं। ओके, तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन एक वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके केमिकल फार्मूलाज को लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल के H2O बना रहे हैं, तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। उस तरह से अगर और कोई चीज़ अगर बन रही है, जैसे कि वाटर के अलावा क्या बन सकते हैं, कार्बन, हाँ जी, एक और कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी एक केमिकल इक्वेशन है जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल और उनके केमिकल फार्मूलाज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन होती है। उसके बाद फिर कहता है कि इस प्रोसेस की लिमिटेशंस क्या हैं। आई थिंक ये हमारा जो है वो 5th पॉइंट होगा। 5th पॉइंट, ये हमारे पास 4th पॉइंट था, ये 5th पॉइंट क्या है कि इसकी जो है वो लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली जो है वो लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो है वो कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाँ जी, कि इसमें जो है जो अमाउंट जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, हमें एक कंट्रोल क्वांटिटी में मिलती है। क्या मिलती है, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट जो है वो हमें कंट्रोल क्वांटिटी के अंदर मिलती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक लिमिट से ज़्यादा या जितनी हमें हो सकता है कि लिमिट से ज़्यादा चाहिए तो उतनी हमें मिले, ऐसा इस प्रोसेस के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा दूसरी इसकी क्या है कि इसमें हमें क्या नहीं पता चलता, हमें केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी का आई थिंक सो, हाँ जी, इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना वो हम लेसर क्वांटिटी में लेते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है वो कम क्वांटिटी में लेना पड़ता है हमको, यानी कि जितनी क्वांटिटी में आपने रिएक्टेंट लिया है उतनी क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो ही ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और तभी ये रिएक्शन जो है वो चल रहा है। अदरवाइज अगर आपको उससे ज़्यादा क्वांटिटी का चाहिए तो वो इस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं होता ही है ना, कि हमें जो है फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री लेवल के अंदर अगर कोई शैम्पू चाहिए तो इस प्रोसेस में जो शैम्पू है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बनेगा, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये प्रोसेस उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उतना ही आपको प्रोडक्ट देगा जितना कि आप उसमें रिएक्टेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हो, एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही ये देगा, ये कोई इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिर उसने हमें कहा है कि लेसर अमाउंट में होता है और पहले ही जो है वो सॉरी आई थिंक सो मैं दूसरे टॉपिक में चली गई। तो लिमिटेशन है इसकी जो है वो सॉरी, ये पीछे जो मैं आपको लिमिटेशन बताई है ये इस प्रोसेस की नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आपको जो है वो इसकी लिमिटेशंस बताती हूँ, वो ये कि जो आपका स्टिक्योमेट्रिक प्रोसेस होता है ना, बेसिकली केमिकल इक्वेशन में जो है वो डज नॉट, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि हमें नहीं बताता इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसके अलावा रिएक्शन के लिए कंडीशंस कौन सी ज़रूरी हैं, या फिर स्टेट, कलर और ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हमें पता ही नहीं चलता। और उसके अलावा हमें जो है वो केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन डज नॉट, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं बेशक वो हुआ है या नहीं हुआ। दो तीन मैंने आपको बता दी। एक तो ये कि हमें जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देता ज़्यादा अबाउट रिएक्शन, हमें पता ही नहीं होता ज़्यादा। उसके अलावा फिर वो हमें क्या कहता है, इसकी लिमिटेशन दूसरी क्या है, कंडीशंस, कंडीशंस क्या, कंडीशन नेसेसरी वो भी नहीं बताता, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी ये प्रोसेस है, हमें नहीं पता चलता कि रिएक्शन का रेट क्या जा रहा है। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है, हमें जब रिएक्शन की स्पीड का ही पता नहीं होगा तो हम कैसे जो है इसको इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ करेंगे ना। उसके अलावा फिर कंडीशंस जो भी प्रोसेस के लिए नेसेसरी हैं वो उसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। तीसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि हमें जो रिएक्टेंट है जो प्रोसेस में यूज़ हो रहे हैं जिनसे मिलकर प्रोडक्ट बन रही है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की ना तो ऑर्डर का पता है, ना ही जो है वो उसकी कलर का पता है, ना ही कोई स्टेट का पता है। ऑर्डर, स्टेट और कलर, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो इस प्रोसेस हमें नहीं मिलती। उसके अलावा फिर वो हमें कहता है कि हम लोग इस प्रोसेस के ज़रिए से किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो कि बेशक रियलिटी में हमने परफॉर्म नहीं किया या हुआ ही नहीं। सो वी कैन राइट इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर reaction that may not occur. ओके, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि हमें जो है रिएक्शन के रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसके अलावा कंडीशंस कौन सी रिएक्शन के जरूरी है उसका भी कोई पता नहीं है, और उसके अलावा जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज़ करें उसके ऑर्डर, कलर, स्टेट का भी कोई नहीं पता। और इसके अलावा हम इस प्रोसेस के थ्रू उन रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, हो सकता है जिनका रिएक्शन हमने परफॉर्म ही ना किया हो। तो इससे पहले जो मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी, आई थिंक जो पीछे मैं कंट्रोल्ड वाली बता गई, तो वो नेक्स्ट टॉपिक था, क्योंकि पीछे जो है वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ था, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। दैट्स वाई मिसकंसेप्ट वो जो है वो चीज़ हो गई, उसको आपने इग्नोर कर देना है। ये लिमिटेशन है, इसको आपने फॉलो करना है। तो हमने 4 से 5 पॉइंट जो है वो डिस्कस किए। सबसे पहले तो समरी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले स्टिक्योमेट्री मीन्स
कि सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल देखी केमिकल, उसके अलावा फिर हमने उसकी अजम्पशंस देखी, फिर उसके बाद हमने उसका क्या देखा, रिलेशनशिप्स देखे, फिर उसके बाद हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखा, और उसके अलावा फिर हमने और क्या देखा है, केमिकल इक्वेशन को देखा, फिर उसके बाद हमने इसके डायरेक्ट लिमिटेशंस को देखा या शॉर्टकमिंग्स देखी इस प्रोसेस की। तो बेसिकली स्टिक्योमेट्री एक प्रोसेस तो निकाला गया था कि हमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और उनका क्वांटिटेटिव रिलेशन का पता चल जाए, वो तो चल जाता है, लेकिन इसकी इन लिमिटेशंस की वजह से इसको जो है ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फॉलो नहीं किया गया। तो फिर जाहिर सी बात है कोई ऐसा प्रोसेस तो निकाला जाएगा जिससे जो है हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है डिज़ायर्ड अमाउंट में जो है वो मिल सके। अगर आपको डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कोई चीज़ चाहिए तो फिर ये प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो इन लिमिटेशंस को देखते हुए कि अगर आप इनको नहीं जानना चाहते या इनको इग्नोर कर सकते हो तो ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। अदरवाइज़ अगर आपको यही चीज़ें चाहिए तो फिर आपको कोई और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उस सब के लिए उन सब के लिए ये प्रोसेस जो है एप्लीकेबल नहीं है जो कि इन लिमिटेशंस को इग्नोर नहीं कर सकते। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि होगा हमारा आई थिंक सो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। कोई भी मसला हुआ या कोई पॉइंट स्किप कर दिया है तो जो है वो रिमाइंड करके देख ले वीडियो को। एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। हाई रिक्वेस्ट होती है मेरी, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच और थैंक यू।